हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो प्री का पेपर होता है उसमें लगभग 1 से 3 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है वो, और है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है रैंकिंग। पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जब आप कोई भी बैंक का फॉर्म भरते हैं, चाहे आप आईबीपीएस या फिर एसबीआई कोई भी फॉर्म भरें, तो उसमें प्री मेंस 2 पेपर आपके होते हैं, क्लर्क में भी और पीओ में भी। तो उसमें से अगर हम बात करें प्री की, जो प्री का पेपर है उसमें रीजनिंग 35 मार्क्स की पूछी जाती है और 35 क्वेश्चंस भी होते हैं। 35 क्वेश्चंस भी होते हैं। हालांकि ये चीज आरआरबी के लिए लागू नहीं होती है। आरआरबी मतलब जो आपके ग्रामीण बैंक हैं वहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, मतलब वहां 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 नंबर के होते हैं। वहां पर टाइमिंग भी थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम आईबीपीएस और एसबीआई की बात करें तो यहां पर सेक्शन टाइम दे रखा होता है और रीजनिंग आपको सिर्फ 20 मिनट में करनी होती है। सिर्फ 20 मिनट में करनी होती है। और हालांकि इस बार आईबीपीएस का जो पीओ की वैकेंसी आई हुई है 2022 वाली, उसमें तो सेक्शनल कट ऑफ भी कहा है कि बनेगा। सेक्शनल कट ऑफ जो पिछले 1-2 सालों में नहीं था, लेकिन इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब रीजनिंग का अलग से कट ऑफ भी बनेगा। ठीक है। फिर जब आप मेंस के अंदर पहुंचते हैं, ये हम सिर्फ आपको रीजनिंग सेक्शन की बात बता रहे हैं। जब आप मेंस के अंदर पहुंचते हैं, आपका जब पेपर क्वालिफाई हो जाता है प्री का, तो प्री के मार्क्स मेंस के अंदर ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है प्री। जब आप मेंस के अंदर जाते हैं तो यहां पर रीजनिंग के साथ एक सब्जेक्ट और मर्ज हो जाता है जिसका नाम है कंप्यूटर। लेकिन अगर आप लोग पिछले कुछ सालों से पेपर दिए हों या पैटर्न देखे हों तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर के सवाल बहुत कम ना के बराबर पूछे गए हैं। ज्यादातर रीजनिंग ही आती है उसमें, और क्वेश्चन वहां पर जो मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के वो होते हैं 60। लेकिन क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं। क्वेश्चन होते हैं 45 और मार्क्स होता है 60। मतलब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो रीजनिंग में ही पूछता है। बाकी आप चाहे मैथ्स वाला सेक्शन देखें, चाहे आप इंग्लिश वाला सेक्शन देखें, किसी में भी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितना रीजनिंग के अंदर आते हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा 45 क्वेश्चन है। लेकिन अब आप ये कह सकते हो कि सर इसमें तो कंप्यूटर का भी आता है, लेकिन आप पेपर उठा के देखना पिछले कुछ सालों का कि रीजनिंग में जो सेट पूछा गया है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम ना के बराबर पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्री और मेंस को मिला दें तो आप देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करें, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 80 तो सीधे सीधे सवाल हो गए, और अगर आप मार्क्स को जोड़ोगे तो 95 मार्क्स हो गए। ठीक है। जिसमें से अगर हम कंप्यूटर का 10 नंबर हटा भी दें, मान लें कि कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, तब भी 85 नंबर की तो रीजनिंग ही आनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में है ये। ठीक है। और मेंस के लिए आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटा सिर्फ रीजनिंग के अंदर मिलता है। तो अब देखिए, थोड़ा सा लेवल का भी अंदाजा लगाइए कि जो आपका प्री का पेपर है वहां पर सिर्फ 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और मेंस में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 60 मिनट में 45 क्वेश्चन। फिर भी मेंस में बच्चा कम नंबर पाता है और प्री में ज़्यादा नंबर पाता है। कारण ये है कि जो प्री का पेपर है वो थोड़ा इजी लेवल आता है और जो मेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लेवल का फर्क है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेंस आपका तभी क्लियर होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा।
ठीक है। हर टॉपिक जब आप बड़े अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, बाकी तो आप बैचेस में सारे टॉपिक पढ़ेंगे ही। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, रैंकिंग, जो कि आपके प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग, देखो नाम से ही क्लियर है, जब भी हम बात रैंकिंग की करते हैं तो नाम से ही क्लियर है कि यहां पर कुछ रैंक आती होगी। और रैंक बनती कैसे है? जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास है जिसमें 50 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो हम कहेंगे कि क्लास का टोटल जो है वो 50 हो गया। अब मान लो कि इन 50 बच्चों का हम एक टेस्ट ले लें और हर बच्चे का अलग अलग मार्क्स आया हो, मतलब किसी के 100 में 100 नंबर रहे हों, किसी के 90 रहे हों, किसी के 80 रहे हों, इस तरीके के सबके अलग अलग मार्क्स रहे हों। तो अब जब सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे तो उनके मार्क्स के आधार पर उनकी रैंकिंग बनेगी। जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो सबसे पहले स्थान पर होगा, जिसका सबसे कम मार्क्स होगा वो सबसे नीचे वाले स्थान पर होगा। तो रैंक हमेशा ऊपर से भी बनती है और नीचे से भी, मतलब अगर सबसे ज्यादा मार्क्स है तो वो टॉपर है, पहला स्थान है, और सबसे कम है तो सबसे आखिरी स्थान है। अगर 50 बच्चे हैं क्लास में तो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले का नंबर 1 होगा, मतलब रैंकिंग उसकी 1 होगी, और जिसका सबसे कम मार्क्स होगा उसकी रैंकिंग 50 होगी, टॉप से 50 होगी। लेकिन अगर हम गिनती नीचे से गिने, जैसे आप घर में कभी बताएं कि हम फर्स्ट आ चुके हैं क्लास में, तो जनरली लोग मजाक में ऐसा कहते हैं कि आगे से या पीछे से, मतलब रैंक पीछे से भी काउंट हो सकती है। मान लो कि क्लास का जो सबसे खराब स्टूडेंट है, जो सबसे कम नंबर पाया है, वो ऊपर से गिनने में तो आखिरी स्थान पर है, 50वें नंबर पे है, लेकिन अगर हम नीचे से ही गिनना शुरू करें तो वो पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा इसको बेसिक से समझते हैं। हम 50 की जगह थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि लाइन खींच के समझना आसान हो। मान लीजिए कि क्लास में 10 लोग हैं और हम उन्हें कुछ इस प्रकार से लाइन में खींच करके दिखाएं। तो सबसे पहला स्टूडेंट मान लो कि सबसे ऊपर है जिसका नाम है ए, उसके बाद ये दूसरा कैंडिडेट जिसका नाम है बी, फिर तीसरा है सी, चौथा डी, फिर ई, एफ, जी, एच, ये आई, और ये मान लेते हैं जे। ये 10 स्टूडेंट हैं इस क्लास में, और मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ए का था, उससे ठीक कम बी का है, उससे ठीक कम सी का है, उससे ठीक कम डी का है, ऐसे ही घटते घटते आया है। तो अगर हम टॉप से रैंकिंग देखें, अगर हम ऊपर से रैंकिंग देखें, तो ए की रैंक क्या कहलाएगी? 1। ए की रैंक 1 हो जाएगी। ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स अगर पाया है तो ऊपर से ए की रैंक क्या होगी? 1। बी की रैंक 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, ऐसे ही अगर हम बॉटम से गिने, नीचे से गिनना स्टार्ट करें, तो जरा देखो नीचे से जब आप काउंट करेंगे तो इसी जे की वैल्यू जो सबसे कम नंबर पाया था, जब आप इसको नीचे से गिनना शुरू करेंगे तो ये जे पहले नंबर पर आया होगा, आई जो है वो दूसरे नंबर पर आया होगा, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो ए का नंबर है वो 10वां रहा होगा। मतलब बॉटम से सबसे आखिरी स्थान पर कौन है? ए बैठा हुआ है। अब देखो इन सब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन मिलता है। अगर आप इस ए की वैल्यू आगे और पीछे से ऐड करें तो देखो 1 और 10 जोड़ने पर आएगा 11। आप अगर बी की वैल्यू भी आगे और पीछे से ऐड करें तो 2 और 9 जोड़ने पर भी क्या आएगा? 11। मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर और नीचे वाले रैंक को जोड़ने पर देखिए हमें 11 मिल रहा है। सी की रैंक भी ऊपर और नीचे से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 11।
डी की रैंक भी ऊपर और नीचे से जोड़ेंगे तो 11। ये सबकी रैंक जोड़ने पर हमें मिल रहा है 11। हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम किसी एक ही व्यक्ति की वैल्यू ऊपर और नीचे से जोड़ दें तो हमें 11 मिलेगा। अब ये 11 क्या है? आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10, और इस 10 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि अगर किसी एक ही व्यक्ति का टॉप और बॉटम जोड़ दिया जाए तो हमें कक्षा के टोटल विद्यार्थियों से एक संख्या ज्यादा मिल जाएगी। देखो जब हम ए का टॉप और ए का बॉटम जोड़ रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है, जो कि टोटल से एक ज्यादा है। यानी टॉप प्लस बॉटम करने पे हमें टोटल +1 मिल रहा है। तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां से हम फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टोटल +1। ये फॉर्मूला बना सकते हैं एज इट इज। यही चीज जो हमने फॉर्मूले में लिखी है वो यहां आपको बेसिक से भी समझ में आया था। अब अगर मान लो कि किसी सवाल में हमें टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे कि इस 1 को हम इधर भेज दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि टोटल इज इक्वल टॉप प्लस बॉटम -1। अब ये फॉर्मूला जो बनेगा इसमें आप देखो 3 चीजें आई हैं, 3 वेरिएबल्स आए हैं इसमें। एक वेरिएबल है टोटल, एक है टॉप और एक है बॉटम। अगर हमें टॉप और बॉटम पता हो तो हम टोटल निकाल जाएंगे, अगर हमें टोटल और टॉप पता हो तो बॉटम निकाल जाएंगे, अगर हमें टोटल और बॉटम पता हो तो टॉप निकाल जाएंगे। मतलब तीनों में से कोई भी 2 चीज पता हो तो हम एक निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आया कहां से? बेसिक से। यहां जब हमने बिल्कुल बेसिक से देखा है तो हमें ये फॉर्मूला मिला है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो रैंकिंग के लगभग हर सवाल में अप्लाई होता है, कुछ एकाध सवालों को छोड़ के। अब यहां देखो कि ये जो टॉप और बॉटम है वो किसी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। कैसे? आप देखो जब हमने ये 1 और 10 ऐड करा था तो 11 आया था, और 1 और 10 वैल्यू किसका था? ए का। वैसे ही जब हमने बी की वैल्यू देखा तो बी की वैल्यू 2 थी और 9 थी। तो जब हमने बी का टॉप लिया तो बी का ही बॉटम लिया। यानी हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये जो टॉप और बॉटम हम जोड़ रहे हैं वो किसी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। वो व्यक्ति कोई भी हो लेकिन होना चाहिए सिंगल पर्सन। उसी का टॉप और बॉटम जोड़ेंगे तो टोटल +1 आएगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से अगर मान लो कि हमें सिर्फ टॉप निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें यहां से सिर्फ टॉप निकालना हो तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टोटल +1 माइनस बॉटम। ठीक। अब ये आपको हर फॉर्मूला लिखना नहीं है, हर फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसकी मदद से फॉर्मूला तो अपने दिमाग में सोच सकते हो, बिठा सकते हो, और उसी आधार पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस आधार पर जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। और देखो ये बेसिक है, कभी कभी क्वेश्चन को लेंदी बना करके दे देता है और आप उसको सॉल्व तब कर पाते हैं जब आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो। ठीक है, तो चले पहले सबसे सिंपल एक सवाल लेते हैं जो सीधे फॉर्मूले पर ही मिलेगा, और फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग लेवल बढ़ा के भी देखेंगे। ठीक है, एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए कहा जाए कि एक कक्षा है जहां पर ए नाम का एक स्टूडेंट है जो ऊपर से 12वें स्थान पर बैठा है और इसी ए की वैल्यू नीचे से 19वीं है। आपको बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में। अगर आपको ये बताना है तो कैसे आएगा? फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि अगर एक ही व्यक्ति का टॉप और उसी का बॉटम पता हो तो आप उन दोनों को जोड़ के एक घटा लीजिए, टोटल आ जाएगा। फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि टोटल इज इक्वल टॉप प्लस बॉटम -1। और देखो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप और बॉटम दे रखा है वो ए का दे रखा है, मतलब सिंगल कैंडिडेट का दे रखा है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा।
आप इसमें क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, -1 करोगे तो दोनों को ऐड करने पर आएगा 31 और -1 करोगे तो कितना आएगा 30। क्लियर है? थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर हो तो आसानी से आप इसको रिलेट करके 30 आंसर बता सकते हो। अगला सवाल मान लीजिए पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाए कि एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक मान लीजिए ऊपर से 15 है, टॉप से 15 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहा जाए कि कक्षा में टोटल 50 विद्यार्थी हैं और आपको बताना है कि इस ए की रैंक बॉटम से क्या होगी, इस ए की रैंक बॉटम से क्या होगी। तो देखो बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह पे दिमाग मत लगाया करो, थोड़ा सा आपको बेसिक तो क्लियर हो ही गया है, आप इसको डायरेक्टली सोचो कि कैसे आएगा। आप देखो ए की वैल्यू टॉप से दे रखा है और ए की वैल्यू बॉटम से पूछा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं आप क्या करोगे, आपको हमने बताया था कि जब हम किसी एक ही व्यक्ति का टॉप और बॉटम जोड़ते हैं तो हमें टोटल से एक ज्यादा मिलता है, टोटल +1 मिलता है, ठीक है। अगर हमें बॉटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल में एक बढ़ा दें, टोटल +1 कर लें और उसमें से हम टॉप को माइनस कर लें। तो जब भी ऐसे सवाल आप देखिए कि अगर किसी एक व्यक्ति की वैल्यू आपको बॉटम से बतानी है और उसकी वैल्यू टॉप से दे रखा है, मतलब जिसका आपको बॉटम बताना है उसका टॉप अगर पहले से दे रखा है तो सीधे टोटल में एक बढ़ा लीजिए, सीधे टोटल में क्या करिए, एक बढ़ा लीजिए, मतलब इसको 51 कर लीजिए, ठीक है। 50 है तो 51 कर लीजिए और 51 में से इसको घटा दीजिए, 51 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 36, यानी राइट आंसर क्या है 36, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो बॉटम से क्या होगी 36। सीधे बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्टली रिलेट करेंगे कि अगर टोटल दे रखा है और किसी की वैल्यू एक छोर से दे रखा है, दूसरे छोर से पूछा है उसी कैंडिडेट की वैल्यू, तो क्या करना है कि टोटल में एक बढ़ा लेना है और उसी में से आपको उस व्यक्ति की एक छोर वाली वैल्यू घटा लेनी है, दूसरे छोर से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो इसी में बॉटम से वैल्यू दे रखा होता और टॉप से पूछता तब भी यही करना था। जैसे मान लो कहता कि एक व्यक्ति है जिसकी वैल्यू बॉटम से मान लीजिए 18 है, बॉटम से क्या है 18 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 40 हैं। आपको बताना है कि इसी व्यक्ति की वैल्यू टॉप से क्या होगी, इसी व्यक्ति की वैल्यू टॉप से क्या होगी। तो क्या करना है, आप देखो सेम यही वाला सवाल है, इस बार टॉप पूछा है और बॉटम दे रखा है, कहने का मतलब है कि एक छोर पूछा है, एक छोर बता रखा है, तो जो छोर बता रखा है उसको टोटल +1 से घटा लो। टोटल कितना है 40, तो टोटल +1 कितना है 41, और 41 में से इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 23, मतलब राइट आंसर है 23, ठीक। तो आप ऐसे सवाल, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप आंसर इसका बता सकते हो, ठीक है। अब इसी में क्या करता है, कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर देता है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टोटल क्या होगा या किसी की रैंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया, एक क्वेश्चन है जिसमें कह दिया कि ए की रैंक, क्वेश्चन कुछ हम ऐसे लिख देते हैं कि रैंक ऑफ ए इज 32 फ्रॉम द टॉप, कहता है कि ए की रैंक ऊपर से 32 है, एंड रैंक ऑफ बी इज 49 फ्रॉम द बॉटम, बी की रैंक 49 है बॉटम से। फिर कहता है कि दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशंस, दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशंस, then the new rank of A is 52 from the top. Find the total. Find the total.
अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन अगर हम हिंदी में बात करें तो कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए, उसकी वैल्यू ऊपर से बता रखा है 32। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है बी, जिसकी वैल्यू नीचे से बता रखा है 49, और कहता है कि दोनों अपनी स्थिति आपस में परस्पर परिवर्तित करते हैं। परस्पर परिवर्तित करते हैं इसका मतलब यह है कि ए अपनी चेयर से उठ के बी वाली चेयर पर चला जाए और बी अपनी चेयर से उठ करके ए वाली चेयर पर चला आए। जब ऐसा होता है कि दोनों अपनी कुर्सियां बदल लेते हैं तो उस केस में जो ए है उसकी जो नई रैंक है वो ऊपर से अब 32 नहीं है 52 हो गई है, 52 हो गई है। तो पूछा है कि बताइए कक्षा का टोटल कितना होगा। तो देखो जो पहला सवाल पूछा गया था जिसमें टोटल निकालना था, इसमें हमने क्या कहा था कि अगर किसी एक ही स्टूडेंट का टॉपर बॉटम पता हो तो जोड़ के एक घटा दीजिए, टोटल आ जाता है, ठीक। लेकिन इस सवाल में आप देखो तो ए का टॉप तो दिख रहा है लेकिन ए का बॉटम नहीं दिख रहा था। तो अब हम निकालें कैसे? जैसे यहां ए का टॉप दिख रहा है और यहां बी का बॉटम दिख रहा है, दोनों अगर ये ए का होता चाहे दोनों बी का होता तो हम टोटल डायरेक्टली निकाल लेते। समस्या यह है कि इस बार एक ए है और एक बी है। ऐसा मत करिएगा कि ए और बी को उठा करके जोड़ लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि ए की वैल्यू टॉप से बी की वैल्यू बॉटम से उठा करके जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर हम आपको डायग्राम से समझाएं तो कुछ ऐसा कह रहा है, देखो डायग्राम से करना नहीं है, सिर्फ हम आपको अभी समझा रहे हैं, हम आंसर आपको इसका डायरेक्टली बताएंगे। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और रैंकिंग के इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। कहता है कि जो ए है उसकी वैल्यू ऊपर से 32 है। तो मान लेते हैं कि इस लाइन में कुछ लोग रहे होंगे, टोटल कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ए ऊपर से 32वें स्थान पर यहां कहीं रहा होगा, ठीक है। अब इसके नीचे कितने हैं हमें नहीं पता। दूसरा जो कैंडिडेट बी है उसकी वैल्यू बता रखा है कि 49 है, तो हम मान लेते हैं कि बी नीचे से 49वें नंबर पे यहां कहीं रहा होगा। ऐसी एक संभावना है, मान लेते हैं कि ऐसा होगा। अब इतनी बात तो क्लियर है ना कि ए और बी दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, तो ये दो अलग अलग चेयर्स पर होंगे, दोनों की रैंक अलग अलग होगी, सेम चेयर पर तो होंगे नहीं। अब देखो ये कब की स्थिति है? शुरुआत वाली, पहले वाली, जब ये दोनों इंटरचेंज नहीं किए थे। जब हम क्लास में पहली बार आए तो हमने देखा कि जो ए है वो ऊपर से 32वें नंबर की चेयर पर बैठा है और जो बी है वो नीचे से 49वें नंबर की चेयर पर बैठा है। अब कहता है कि जो ए है वो उठ के बी की जगह पर चला जाए, मतलब ए यहां से उठ के यहां आ जाए और बी यहां से उठ के यहां चला जाए, तो बी को भी हटा देते हैं, ठीक। अब देखो कि जो बी है उसकी नई रैंक क्या हो गई? जो बी है उसकी नई रैंक क्या हो गई? 32 टॉप से। बी की नई रैंक क्या हो गई? 32 टॉप से। ये 32 टॉप से पहले किसकी रैंक थी? ए की। लेकिन अब ये रैंक किसकी है? बी की, क्योंकि इंटरचेंज कर चुके हैं। अच्छा, जो बी है उसकी वैल्यू पहले कितनी थी? 49 बॉटम से, लेकिन अब इस चेयर पर कौन बैठा है? ए बैठा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि जब ए यहां बैठा था, तो ऊपर से 32 पर था, लेकिन अब तो ए यहां से यहां आ चुका है, तो ऊपर से उसकी रैंक बदलेगी कि नहीं? पहले ए ऊपर से 32वें नंबर पर था, लेकिन अब ऊपर से ए और नीचे आ गया है, ठीक, तो इसकी रैंक बदली होगी। ये जो 49 लिखा है ये तो बॉटम से लिखा है, इसकी रैंक टॉप से भी तो रही होगी कुछ, और टॉप से इसकी रैंक कितनी बता रखा है? 52 बता रखा है। कब? इंटरचेंज के बाद। तो जरा देखो कि इस वाली चेयर पर जब ए आ चुका है तो इस चेयर की वैल्यू आपको ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मिल गई कि नहीं?
आप देखो इस चेयर की वैल्यू नीचे से 49 है और ऊपर से 52 है, तो आप फिर वो पहला वाला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे वो आप यहां पर भी तो कर सकते हो कि आप यहां पर टॉप और बॉटम जोड़े थे और एक घटा लिए थे, क्योंकि सिंगल कैंडिडेट का टॉप और बॉटम था। तो वैसे ही यहां पर भी तो देखो ए का टॉप और बॉटम आ चुका है, आप इसको जोड़ के एक घटा लीजिए, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी इस क्वेश्चन का टोटल आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो ऐसा हमने डायग्राम बना के इसलिए बताया कि आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा बताया है। लेकिन ये ऐसे करना नहीं है। अगर कभी इंटरचेंज का सवाल आए तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप सोच लो तो वहीं पर आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो। कैसे? देखो ये वैल्यू ए की थी और ये वैल्यू बी की थी, ठीक। दोनों इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है वो जाहिर सी बात है कि ए की हो गई होगी। इंटरचेंज के बाद जो बी वाली वैल्यू है वो किसकी हो गई होगी? ए की हो गई होगी। और आफ्टर इंटरचेंज भी ए की ही वैल्यू दे रखा है। तो देखो आफ्टर इंटरचेंज ए की वैल्यू टॉप से 52 दे रखा है, और बिफोर इंटरचेंज जो बी था वो भी आफ्टर इंटरचेंज ए की वैल्यू हो गई है बॉटम से। तो ये बॉटम ये टॉप उठा करके जोड़ दें और एक घटा लें तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है कि टॉप प्लस बॉटम -1, तो आपका टोटल आ जाएगा। करना क्या है इस केस में कि आप विदाउट डायग्राम डायरेक्टली ऐसे सवालों में कुछ ऐसे किया करिए कि अगर कभी टोटल पूछा है, अगर कभी टोटल पूछा है तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आफ्टर इंटरचेंज जिसकी वैल्यू दिया है, देखो इंटरचेंज के बाद किसकी वैल्यू दिया है? ए की। ध्यान में रखिए कि इंटरचेंज के बाद अगर ए की वैल्यू दिया है तो इस ए वाली वैल्यू को उठाइए, और अगर ये वैल्यू टॉप से है तो बिना दिमाग लगाए इस टॉप को उठाइए और ऊपर जिसकी भी वैल्यू बॉटम से दे रखा है उसी में जोड़ लीजिए और एक घटा लीजिए, वही टोटल है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अगर कभी इंटरचेंज वाले सवालों में टोटल पूछा हो, इंटरचेंज वाले सवालों में टोटल पूछा हो, तो इंटरचेंज के बाद वाला वैल्यू देखिए, अगर वो टॉप से है, इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू अगर टॉप से है तो उसको उठाइए और पहले वाले बॉटम में जोड़ लीजिए, यानी इंटरचेंज के बाद वाला टॉप और पहले वाला बॉटम जुड़ करके -1 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू बॉटम से होती, मतलब इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू अगर बॉटम से होती, तो फिर हम उसको पहले वाले टॉप में जोड़ लिए होते और एक घटा लिए होते, वो आंसर होता। बात समझ में आ रही है? यानी इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू अगर टॉप से है तो पहले वाले बॉटम में जोड़ना है और एक घटाना है, और अगर इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू बॉटम से है तो पहले वाले टॉप में जोड़ के एक घटा लेना है। जैसे इसी पर सेम एक सवाल देते हैं, अब आप उसको डायरेक्टली कर जाएंगे। मान लीजिए कि अगर इसी पर बेस्ड एक सवाल दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, कहा जाए कि जो ए है उसकी रैंक मान लीजिए कि 29 है टॉप से, और जो बी है उसकी रैंक 36 है बॉटम से। दोनों इंटरचेंज करते हैं, दे आर इंटरचेंज their positions, then the new rank of B is 30
30 नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं 42 फ्रॉम द बॉटम। कहता है कि अब जो बी है उसकी रैंक 42 हो जाती है बॉटम से, ठीक है। बताना है कि टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, फाइंड द टोटल। तो अब इस केस में क्या करेंगे आप, हमने क्या अप्रोच बताया था कि इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू देखा करिए। तो देखो इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू किसकी है, बी की। कहां से, बॉटम से। तो अब कुछ मत करिए, इसी बॉटम को उठाइए और पहले वाले टॉप में जोड़ लीजिए। पूरा बेसिक से भी करके देखिएगा, डायग्राम बना के, वही आंसर आएगा। अगर आप ये बाद वाला टॉप, बॉटम और पहले वाला टॉप आपस में जोड़ लें और एक घटा लें, वही आंसर है। तो देखो ये बॉटम से वैल्यू 42 है और टॉप से वैल्यू 29 है। 42 और 29 अगर आप जोड़ेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आपका ये आएगा 71 और उसमें से -1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। यानी टोटल कितना आ जाएगा, 70। क्लियर है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी कभी अब आपसे इंटरचेंज का क्वेश्चन पूछा जाए, आप सीधे, अगर उसमें टोटल पूछा है इंटरचेंज वाले सवाल में, तो ध्यान क्या रखेंगे कि इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू अगर टॉप से है तो पहले वाले बॉटम में जोड़ना है, और अगर इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू बॉटम से है तो पहले वाले टॉप में जोड़ना है, ठीक है। आप डायरेक्टली टोटल निकाल सकते हैं। अब देखो इसी में एक सवाल और आता है, जो कि इसमें एक सवाल पूछता है आपसे इंटरचेंज में ही कि किसी की रैंक पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन नंबर, मान लो हम यहां पर 6 लिखें, क्वेश्चन नंबर 6। इतनी पूरी लंबी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आसान सा बना के लिख रहे हैं। मान लो कि एक क्लास है जिसमें जो ए है वो पहले 38वें स्थान पर है, ऊपर से 38 पर है, और जो बी है वो है 57 पे, 57 पर है बॉटम से, ठीक है। 57 पर है बॉटम से, ये 57 मान लेते हैं। कहता है कि ये दोनों इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद, मतलब आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज जो ए है उसकी वैल्यू फिर से बताया है, जैसे यहां बताया था, ठीक है, कि ए और बी की कुछ वैल्यू थी, दोनों इंटरचेंज किए, इंटरचेंज के बाद ए की नई वैल्यू बताया था, वैसे ही यहां भी बताया है। कहा है कि पहले ए 38वें नंबर पे था टॉप से, बी 57वें नंबर पे था बॉटम से। दोनों इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद जो ए है उसकी जो नई रैंक है वो हो जाती है, मान लीजिए 48 हो जाती है, मान लीजिए टॉप से, ठीक। अब अगर आपको बताना हो कि बी की रैंक क्या होगी बॉटम से इंटरचेंज के बाद, इंटरचेंज के बाद अगर आपको बताना हो कि रैंक ऑफ बी फ्रॉम द बॉटम, तो कैसे बताएंगे आप। देखो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आप सोचेंगे बेसिक से तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप देखो यहां अगर हम टोटल पूछ लिए होते तो आसान होता, क्योंकि आपको टोटल निकालना आ चुका है, आपको टोटल निकालना आ चुका है इंटरचेंज वाले सवालों में। तो यहां हमने टोटल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अब तो वो पता ही है, तो थोड़ा कुछ नया सीखते हैं। यहां अगर हम टोटल पूछे होते तो आप आसानी से बता देते कि इंटरचेंज के बाद वाली वैल्यू टॉप से है 48 और पहले वाली वैल्यू बॉटम से 57 थी, तो इन दोनों को जोड़ के एक घटा लेते आप, दोनों को जोड़ते तो 90 और 105 में से एक घटा लेते, 104 टोटल आता। ये 104 टोटल आता, लेकिन हमें टोटल की तो जरूरत नहीं है, हमसे क्या पूछा है, बी की वैल्यू कहां से, बॉटम से, ठीक है। तो देखो अगर कभी ऐसा पूछा है तो बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली आंसर बता देना है। ध्यान से देखना, अगर इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में आपको किसी की रैंक बतानी हो तो डायरेक्टली कैसे आएगा वो देखिएगा। ये बताओ कि इंटरचेंज किया कौन कौन है, ए और बी,
इंटरचेंज यही दोनों तो किए हैं, ए और बी ही किए हैं, तो उन्हीं की रैंक आपस में बदली है। थोड़ा सा समझना कि ए और बी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, मान लो ए आगे बैठा है और बी पीछे बैठा है, तो हम अगर इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ए उठ करके बी वाली चेयर पर जाएगा और बी उठ करके ए वाली चेयर पर आएगा, तो दोनों के बीच की दूरी तो सेम ही है। जितनी दूरी ए चल के जाएगा उतनी ही दूरी बी भी चल के आएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है नहीं। ध्यान से देखना कि आप देखो इंटरचेंज के बाद ए की वैल्यू दे रखा है दोबारा, और ए इंटरचेंज के पहले भी था, ए इंटरचेंज के पहले भी था। तो जरा इस ए से इस वाले ए से इस वाले ए का जरा डिफरेंस लीजिए, देखिए कितने का डिफरेंस है। पहले ए की वैल्यू कितनी थी 38, अब ए की वैल्यू कितनी है 48, तो टोटल कितने का चेंज हुआ है 10 का। और पहले 38 था अब 48 है, तो 10 बढ़ा है। ए की रैंक में कितने का इजाफा हुआ है 10 का, तो सेम वही इजाफा आप बी में भी कर लोगे और 10 बढ़ाओगे तो आंसर आ जाएगा 67, बात खत्म। यानी ऐसे सवालों में जिसमें रैंक पूछा हुआ हो और बात इंटरचेंज की हो रही हो, तो उस केस में आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी रैंक पूछा है उसके साथ वाले की वैल्यू दे रखा होगा, तो उसकी वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू दे रखा है उसकी वैल्यू को उसके पहले वाली वैल्यू से तुलना करिए और देखिए कि कितने का डिफरेंस है। अगर पहले से बाद वाली वैल्यू ज्यादा है तो आप भी उतना ही ज्यादा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू में अगर 10 का इजाफा हुआ है तो फिर बी की वैल्यू में भी 10 का इजाफा होगा और आंसर कितना आ जाएगा 67। ठीक है, सेम ऐसा ही एक सवाल और देते हैं, देखिएगा यहां पर सेम ऐसा ही एक सवाल और है, ट्राई करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाए कि जो ए है उसकी वैल्यू 29 है टॉप से, जो बी है उसकी वैल्यू 37 है बॉटम से। आफ्टर इंटरचेंज बी की वैल्यू 50 हो जाती है, आफ्टर इंटरचेंज बी की वैल्यू 50 हो जाती है बॉटम से, और बताइए ए की वैल्यू क्या है टॉप से आफ्टर इंटरचेंज। तो बिल्कुल सेम पिछले वाले के जैसा करना है। हमने क्या कहा था कि आफ्टर इंटरचेंज जिसकी वैल्यू दिया है आप उसकी वैल्यू को उसके पहले वाली वैल्यू से तुलना करिए। तो देखो ए का ए से तुलना किए तो कितने का डिफरेंस आया 10 का, पहले 38 था अब 48 है तो 10 बढ़ा, तो आप बी में भी 10 बढ़ा लीजिए, वही आंसर है। तो यहां देखो आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू किसकी है, आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू किसकी है बी की, तो बी की पुरानी वाली वैल्यू से ले लीजिए डिफरेंस। देखो बी की पहले वाली वैल्यू कितनी थी 37, अब कितना है 50, तो कितने का इजाफा हुआ है 13 का, 13 बढ़ा है। अगर बी में 13 का इजाफा हुआ है तो आप भी 13 बढ़ा लीजिए, 29 में 13 बढ़ा लोगे 42 आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये रैंकिंग अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे हम लोग इसको और भी देखेंगे। अभी इसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली मिड कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।